कॉलेज आए थे तो मुझे पता चला था कि कोई लड़का आया है कि मतलब जो रिंग नहीं दे रहा है। ये बड़ी खुशी होती है जबकि आप मेहनत से काम करते हैं और वो काम लोगों तक पहुंचता है। तो ये फिल्म भी बनाई है ना, ये लिखा भी है और डायरेक्ट भी किया। क्यूरियस टू डू अ फिल्म कि अगर मुझे स्पेनिश फिल्म भी मिल जाती। कई लोग बोलते हैं ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, तो क्या है परसेप्शन? कई सारे मेथड्स हैं ना। अभिनय या जीवन का कोई भी क्रिएटिव परस्यूट कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता। एक फ्रेंड ने बोला कि ट्रेन से कूद जाना है, कूद गए। पहले मैंने बैग फेंका, बैग फेंकने का मतलब था कि अगर मैंने बैग फेंक दिया तो आई एम गोइंग तो टू जाना ही कमिट टू जाना। दैट, तो फिर मैं कूदूंगा ही। और उसके जस्ट बाद मैं कूदा। एक मोमेंट में मुझे ऐसा लगा कि मेरा हाथ जो है ये एग्जैक्टली ट्रेन के ट्रैक के अंदर चला जाए। क्या हाल निश्चल? बहुत बढ़िया भाई, आप कैसे हैं? बस चल रही लाइफ। जैक्सन हॉल तो हिट हो गई, हाँ, मुबारक हो। थैंक यू सो मच। कैसा रहा एक्सपीरियंस? कमाल का एक्सपीरियंस रहा। एंड द जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम ए स्मॉल विलेज जहाँ हमने इस फिल्म को शूट किया था, मधुबनी बिहार में। में? हाँ, मधुबनी में एक छोटा सा गांव है भवानीपुर के पास। और वहाँ से वो फिल्म इफ़ी गोवा गई और फिर वो मैथिली में बहुत लोगों ने देखा। अभी वो तो हिंदी वेब्स में भी पे लोग भी देख है। रहे हैं। हाँ, वेव्स और पे है। ट्रेंडिंग और कर रहा है, अच्छी नंबर बात यह है कि नंबर 1 ट्रेंडिंग कर रहा है, मैंने देखा ट्रेंडिंग वो। कर रहा है। और कमाल की बात यह है कि अभी दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, भोपाल, कोलकाता, इन सब बड़े शहरों में होर्डिंग्स लगी है फिल्म की। और ये बड़ी खुशी होती है जबकि आप मेहनत से काम करते हैं और वो काम लोगों तक पहुंचता है। वह जर्नी तुम्हारी काफ़ी पुरानी रही है ना। ये फाइनलिस्ट थे तो मिस्टर इंडिया, हाँ, है ना? उसके बारे में बताओ। तो जब मैं मुंबई आया तो मुंबई आने का सबसे बड़ा कारण यही था कि मिस्टर इंडिया जो ग्लैडरेक्स उस समय ऑर्गेनाइज कर बहुत रही बड़ी थी, बात होती है उसमें फाइनलिस्ट होना। तो उन लोगों ने बुलाया और मैं आई डायरेक्टली केम फ्रॉम दिल्ली। तो यहाँ दिल्ली से आकर के सीधा पहली आए बार, थे? हाँ हाँ, दिल्ली से आया। और ग्लैडरेक्स के लिए उन्होंने कहा था कि आपको यहाँ साउथ बॉम्बे में कहीं उसके फाइनली वर्कशॉप वगैरह हो रहे थे, अच्छा, तो मुझे बुलाया गया एंड आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू बी देयर। तो मॉडलिंग के सिलसिले में यहाँ आया और वहाँ से करियर शुरू हुआ। हाँ राइट। फिर प्ले भी किया मंटो, हाँ, है ना? तो काफ़ी कई सारे शोज हुए उसके तो। मंटो के बहुत सारे मैंने shows देखे हुए, हैं जी। वो। मंटो रिहर्सल कितने दिन किया था उसका? करीब हम लोगों ने 3 महीने में वो प्ले तैयार किया था। My God, और मतलब ऐसा time, पहली बार मेहनत हुआ किया था। काफ़ी उसमें। ऐसा पहली बार हुआ कि हम मंटो की बायोग्राफी पे काम कर रहे थे। यूजुअली लोग मंटो की कहानियों को कहानियों को काम करते बनाते हैं। हैं, हाँ। तो हम यहाँ मंटो की ज़िंदगी, जहाँ मंटो ने अपनी लाइफ की जर्नी जहाँ से शुरू की और किस तरह से वो कश्मीर होते हुए, पंजाब होते हुए फाइनली मुंबई आए। मुंबई में मुंबई वॉज वेरी फर्टाइल टाइम फॉर हिज क्रिएटिविटी। अच्छा, 42 साल की उम्र में वो चल बसे, काफ़ी यंग। काफ़ी यंग थे। लेकिन मुझे याद है कि उनकी राइटिंग से एक पार्ट जो मेरे प्ले का भी हिस्सा हुआ करता था, पूरी तरह से याद नहीं है, लेकिन कुछ लाइनें थीं जो मुझे मंटो के जहन, मंटो की जो अंदर जिस चीज़ से उनकी उसकी रूह भावनाएं। बनी है, हाँ, बड़ा खूबसूरत। उन्होंने अपने आखिरी शब्द ये कहे थे कि मेरी कब्र पे लिखवा देना कि 2 ही अफसाना निगार हुआ है, 2 ही कहानीकार हुए हैं, नीचे मंटो और ऊपर वो खुदा। यार तो मंटो वॉज अमेजिंग। सही है। एक लाइन उनके एक दोस्त को बड़ा प्रॉब्लम था कि मंटो अपनी ज़िंदगी किस तरह से जीते हैं और किस तरह के वो चॉइसेस लेते हैं। तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत सा एक खत लिखा। मंटो के दोस्त ने? मंटो ने अपने दोस्त मंटो के दोस्त को मंटो से प्रॉब्लम थी। अच्छा, तो मंटो ने लिखा कि मुझे किताबें खरीदने और यूं ही रुपए बर्बाद करने का शौक है। क्या बात है। मैं ज़िंदगी को इस तरह देखता हूँ, शराब पीना या दूसरे फाल जिस्म से ताल्लुक़ रखते हैं, या शराब पीना या जिस तरह की ज़िंदगी का चॉइस मेरा है, अगर तुम मुझे इस पे जज करते हो तो ये सिर्फ जिस्मानी चीज़ों से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन रूह की ईमानदारी जो मंटो की थी, जो उनकी राइटिंग में आती है, तो मंटो प्ले करने के दौरान ये कमाल का एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ कि आप ट्रूथ कई बार तो एक्टिंग को लेकर के ऐसा है ना कि कई लोग बोलते हैं ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, तो क्या है परसेप्शन? कई सारे मेथड्स हैं ना, तो तुम्हारा क्या है एक्टिंग लेकर के?
किसी चीज़ को ढूंढने के लिए निकलते हैं तो आप तमाम तरह के रास्तों को खंगालते हैं, देखते हैं, उन पर चलते हैं और फिर उनमें आपको सही गलत तब तरह तरह की चीज़ें आपके सामने आती हैं। अब फिर अपना एक रास्ता निकालते हैं। और फिर आप देखते हैं कि ढूंढना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि पहुंचना। तो क्यूरोसिटी एंड द प्रोसेस इटसेल्फ इज द ट्रूथ ऑफ रीचिंग समवेयर। अभिनय या जीवन का कोई भी क्रिएटिव परस्यूट कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता है। जैसे नवरस में हम शांत रस के बारे में बात नहीं करते क्योंकि वो अच्छा, उतना रिजुविनेटिंग नहीं है, उतना रिफ्लेक्टिंग नहीं है। सिमिलरली आई थिंक द प्रोसेस एंड द क्यूरोसिटी टू फाइंड विच गोज ऑन टिल द टाइम हम सेट पे होते हैं, किसी कैरेक्टर के बारे में हमें जानकारी मिल रही होती है और प्रोसेस है एक। और हम अपने इंटरनल से किस तरह से उसको प्रोसेस करके फाइनली हम उसको लाते हैं। एक्टिंग में रुझान कहाँ से हुआ? क्योंकि पेरेंट्स तो कॉलेज से रिलेटेड थे, खेती से संबंधित हाँ, काम करते थे। कहाँ से रुझान हुआ कि मतलब कमाल की बात है कि हम मेरा जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था और वहाँ से हम कस्बे में आए। मेरे दादा स्कूल के टीचर थे और उस समय बिहार के किसी भी परिवार में ये था कि आप इंजीनियर या डॉक्टर बनेगा और शिक्षा, सरकारी नौकरी, एजुकेशन इज समथिंग विच कैन जिसको डिनाई नहीं कर गेट यू सकते। अक्रॉस। हाँ, जो आपको एक अच्छी ज़िंदगी का पैरामीटर होता था। अब इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस में जब आप जॉइंट फैमिली में बड़े हो रहे हैं तो सिनेमा या लिटरेचर एक विंडो की तरह था जिसके बाहर दुनिया बड़ी खुशनुमा और बहुत इंडल्जिंग हुआ करती थी, जिसके थ्रू जो रोशनी छन छन के आती थी उसमें मेरा जो ग्रोइंग अप ईयर्स के डेज रहे हैं मैंने उसमें बहुत बास किया है, मैंने बहुत ग्लो किया है। तो मैं 9th-10th के दौरान मोस्टली हिंदी लिटरेचर मैंने खूब पढ़ा, राइट फ्रॉम प्रेमचंद टू जयशंकर प्रसाद टू भरतेंदु हरिश्चंद्र। वो पढ़ाई सिर्फ कहीं किसी परीक्षा में पास होने के लिए नहीं थी, वो खुद को स्वांतः सुखा है। अच्छा, हाँ, बहुत आनंद आ रहा था उस प्रोसेस में। ऐसे ही फिर कॉलेज आ गए। हाँ, वैसे ही कॉलेज आ गया। तो सिनेमा का मुझे लगता है कि पहला पड़ाव जो इमेजिनेशन की जो चीज़ें किताबों में लिखी होती हैं, जो किरदार हम पढ़ते हैं और उसको इमेजिन करते किस तरह से विजुअल रूप में और ऑडियो विजुअल रूप में कैसे वो पर्दे पर आते होंगे, कोई टेक्निकल कुछ नहीं मालूम था रास्ते में। लेकिन जब आप धीरे धीरे आते हैं, रामजस आना हुआ वहाँ, रुझान होता गया। हाँ, रुझान होता गया। कॉलेज आए थे तो मुझे पता चला था कि कोई लड़का आया है कि मतलब जो रिंग नहीं दे रहा है। मैंने कहा कौन है यार? मैंने कहा लंबा 6 फीट का है। वहाँ पहली मुलाकात हुई थी। हाँ, दोस्ती को लेकर के क्या है, व्हाट्स योर ओपिनियन, मतलब फ्रेंडशिप को लेकर कहीं? क्योंकि एक बार तुम एक फ्रेंड ने बोला कि ट्रेन से कूद जाना है, कूद गए, है ना, जो सब नहीं कर सकते, है ना, कि दोस्त ने बोला कूद जाओ, कूद गए। पूरा हॉस्टल में ये हो गया था कि मतलब वे लोग मर गए, क्या हो गया, कि सबने बोला ऐसा नहीं करना चाहिए यार, कोई एक कूदा तुम क्यों कूद गए, है ना। हाँ, तो ये क्या दोस्ती में दोस्त अगर बोल दे कि कूद जाना है तो कूद जाना है। आई थिंक कमिटिंग टू द मूवमेंट इट्स समथिंग जो हमेशा से मेरे साथ रहा है। और एक छोटा सा वाकया है कि सेकेंड ईयर के टाइम पे मैं था और हमारे एक सीनियर हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि यार चलते हैं कहीं घूमने। तो हमने कहा कहाँ चले घूमने? तो उन्होंने कहा कि वैष्णो देवी चलते हैं। तो वैष्णो देवी यार, तो फिर चला कैसे जाए? बस लें, दिल्ली से ISBT हम जा रहे थे। तो सडनली ख्याल आया कि नहीं, ट्रेन लेते हैं। तो ट्रेन से हम गए और अम्बाला के आसपास में हमें लगा कि यार ये ट्रेन ना एक दिन नहीं कई दिन ले लेगी पहुंचने में, क्योंकि वो स्लो थी। अच्छा। और स्लो लोकल थी, रुकते रुकाते जा रही थी। तो अम्बाला में हमने ये डिसाइड किया, उन्होंने कहा कि चलो यहाँ उतरते हैं, यहाँ से जो पीछे से फास्ट आएगी, जो हमने मिस किया है वो हम पकड़ते हैं। हम उतर गए। जस्ट आधे घंटे बाद दूसरी ट्रेन आई भरी हुई। हमने देखा कि ट्रेन है, बस ये चढ़ जाते हैं। अच्छा, और हम दोनों धक्का चढ़ जाते, कूदे क्यों? नहीं, हम पहले चढ़े। अच्छा अच्छा, मैं कहानी में वहाँ हूँ कि जब हम पहले उसमें जगह बनाई, लोगों को हटाया, समझा, अंदर गया, बड़ी मेहनत की। तो हमारे इमेजिनेशन में ये था कि अरे अब ये फास्ट ट्रेन हमको बड़ी जल्दी पहुंचा देगी। करेक्ट। हाँ, और जैसे ही वो ट्रेन आगे खुली, थोड़ी देर बाद लोगों का आया, भाई साहब ये दिल्ली कितनी देर में पहुंच जाएगी? तो लोग दिल्ली की बातें कर रहे हैं। हमने कहा यार दिल्ली से तो हम अभी आए हैं, तो दिल्ली पहुंचने की बात हो रही है ये।
तब सडनली हमें रियलाइज हुआ कि नहीं कुछ तो ये गड़बड़ है। तो एक बार उन्होंने मुझे देखा और उनका ये इशारा था कि क्या किया जाए। मैंने कहा बोलो क्या किया जाए। तो उन्होंने बोला कि कूद जाए। अब वो मौका जब मैं ट्रेन के डोर पे खड़ा हूँ, सामने खूबसूरत सा चांद है, पूर्णिमा की चांद थी और ठंडी हवा खेतों में चल रही थी और मेरे पास एक नया मैंने बैग लिया था और बड़ा प्यारा बैग था। तो बैग मैंने हटाया, मैंने फेंक दिया। मैंने उस मूवमेंट को, हाँ पहले मैंने बैग फेंका। बैग फेंकने का मतलब था कि अगर मैंने बैग फेंक दिया तो आई एम गोइंग टू कमिट टू दैट, तो फिर मैं कूदूंगा ही। और उसके जस्ट बाद मैं कूदा और कूदने के जस्ट बाद मैं आई एम लाइंग डाउन। हाँ यार, खबर आई थी कि मर गए लोग, ऐसा सा कुछ हुआ है। और वो पत्थर जो है जो ट्रैक के आसपास होता है वो ऊपर से सर पे लग रहा है। अभी तक सर के यहाँ पे है मेरे। एक मोमेंट में मुझे ऐसा लगा कि मेरा हाथ जो है ये एग्जैक्टली ट्रेन के ट्रैक के अंदर चला जाएगा। 30 सेकंड में मैंने ये सोचा कि पूरी जिंदगी अगर आदमी एक हाथ के साथ जिए, अच्छा, कैसे जिंदगी होगी। हाँ, अब मैंने सुन रखा था कि कभी भी आपको चोट लगी हो और ब्लड आपका प्रोफ्यूज आपका बाहर बह रहा हो तो ब्लड आ रहा था बहुत ज़्यादा। हाँ, ब्लड, वो पूरा सर फटा हुआ था, शोल्डर फटा हुआ था। तो वैसी परिस्थिति में आपको रेस्ट नहीं करना चाहिए, मतलब आप सोना नहीं चाहिए। अगर आप सोते हैं तो हो सकता है कि ब्लड लॉस से आप मर जाए। तो कमाल का वाकया रहा। बट आई थिंक मुझे दिस थिंग हेल्प्स मी एवरीवेयर। आई मीन व्हेन यू आर जस्ट कमिटेड टू द मूवमेंट, एक प्रोसेस में कहीं रहते हो तो आप करना है तो करना है, हम करना है। और आपके साथ में हूँ तो हूँ। तो मैं आई वाज कंप्लीटली इनटू दैट। तो ये फिल्म भी बनाई है ना, ये लिखा भी है और डायरेक्ट भी किया है मंजूर, है ना। और दूसरी शॉर्ट फिल्म है फियर ऑफ गॉड, उसमें एक्ट भी किया है। तो इसमें मंजूर में लिखने का कैसा एक्सपीरियंस, एक्टर तो हो ही, ये लिखने का क्या प्रोसेस तुमको, मतलब स्टोरी का बिगिनिंग मिडिल एंड पता होता है या फिर प्रोसेस के दौरान वो डिस्कवर होता है कि नहीं इसको इस तरह से जाना है, क्या है मतलब प्रोसेस? ये पहली फिल्म है जो मैंने देखी, उन्हें अच्छी है। इमेजिन किया। इमेजिन मैं बहुत सारी फिल्में करता रहा, कोशिश मैं पहले भी कर रहा था फिल्में बनाने का। मुझे हमेशा जो कितने दिनों में लिखे इसको? आई थिंक आइडिया एक दिन में आया लिखने और हमने उसको कंप्लीट एक हफ्ते के अंदर में कर लिया होगा, मुझे ऐसा लगता है। और तो कई दफ़ा क्या होता है कि जब हम कंप्लीटली कंज्यूम्ड होते हैं उस आइडिया से, जो मेरे साथ हुआ, तो आई कुड सी द एंड फर्स्ट। अच्छा, तो मंजूर जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार एवरीथिंग गेट्स इंटरकनेक्टेड एट वन पॉइंट एंड हाउ द इंटरनल टर्मोइल, आपकी इमोशनल कॉलिंग, जैसे आपके पास अगर वाई क्लियर हो जीवन में कि क्यों कोई काम करना है, कहाँ जाना है, क्यों करना है, तो फिर हम कैसे, कहाँ, कौन कनेक्ट कर सकते हैं, तमाम चीज़ें हम उसके आसपास बुन सकते हैं, या फिर वो कहें कि अपने आप आ जाती है। जैसे आदमी को जब प्यार होता है तो अब उसको कैसे एक्सप्रेस करना है वो उसको कोई बता नहीं रहा होता है या कोई सिखा नहीं रहा होता है, और उसका कोई एक फीलिंग है, अब वो एक बार डेफिनेटली। तो सेम थिंग गोज विथ स्टोरी। वो स्टोरी जब आपके अंदर बहुत उमड़ती घुमरती है तो वो अपना रास्ता ढूंढ लेती है अलग अलग किरदारों के थ्रू। हाँ, अंत पता होता है तुम्हें कि इसको ये यहाँ इसको ख़त्म करना अंत है। कई दफ़ा मुझे ऐसा लगता है कि अंत अपने आप मतलब मैं तुम्हें लिखा है इमेजिन नहीं उसमें पता करता था हूँ। अंत हाँ, इसमें कि इसके साथ तो बहुत अलग हुआ। मैं एक बार सोया हुआ था, लॉकडाउन का टाइम था, दिन दोपहर में, एंड सडनली आई रियलाइज कि मैं एक नाव में हूँ और समंदर के बीचों बीच हूँ, और सडनली दूसरी नाव से कोई आदमी आ रहा है मेरे पास, और मैं ऐसे थोड़ा उसको देखता हूँ, उसकी तरफ मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है यार ये तो मैं ही हूँ। सपना आया था? हाँ, सपना आया था। तो वो मैं दूसरी नाव पे मैं देखता हूँ कि मैं ही तो हूँ। फिर सडनली मुझे कि अच्छा मैं खुद को बाहर से भी देख पा रहा हूँ और मैं समंदर में हूँ, एंड सडनली ये एक लगा कि ये मैं एक ऐसे जोन में हूँ जहाँ से बाहर निकला नहीं जा सकता है। इस समंदर से मैं अपने आप को चारों तरफ से देख पा रहा हूँ, बट आई एम नॉट एबल टू गेट आउट ऑफ इट। व्हाट कुड हैव बीन द रीज़न जो उस पॉइंट तक लाया है? वहाँ से आइडिया है। वहाँ से आइडिया है। अच्छी एक बात बताइए कि एक्टिंग में कि सर्टन नहीं है कुछ भी कैसे होगा, है ना, कैसे चीज़ें आगे वर्कआउट करेगी। एक रिसर्च है रिसेंट, उसमें है कि अगर आपको
बता दिया जाए कि आपको ना शॉक लगेगा, कोई वायर से ना, वायर आप छुओगे तो शॉक लगेगा, उसमें आपको कम स्ट्रेस होता है क्योंकि आप श्योर हो 100% कि शॉक लगेगा। लेकिन अगर आपको बता दिया जाए कि 50% चांस है, शॉक लग भी सकता है, नहीं लग सकता है, उसमें कहते हैं कि स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, अनसर्टन है। तो एक्टिंग का भी ऐसा है कि आप तैयार हो, एक्टर हो सब, लेकिन काम का श्योर नहीं कि आपका होगा ही कि नहीं होगा, है ना, उनकी लाइफ में आगे क्या होगा। तो जो सर्टन नहीं है उससे डील कैसे करें, है ना। कोई ऐसा नहीं किसी की आपने MBA किया तो आपको जॉब कहीं ना कहीं मिल जाएगा, 10,000 की नौकरी मिल जाएगी, लेकिन एक्टिंग में ऐसा नहीं है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा। देखिए कमाल ये है, सर्टन नहीं है, डेफिनेटली। इफ यू आर कैसे डील करें इन सब चीज़ों से। यू आर इन एनी फ्रीलांस काइंड ऑफ वर्क, तो ये अनसर्टेनिटी हमेशा बनी रहती है। दूसरा ये कि एंटरटेनमेंट इज नॉट द प्राइमल नेसेसिटी। करेक्ट। मुंबई शहर में एक कारपेंटर को ये उसकी पता है ज़रूरत कि है। हाँ उसकी ज़रूरत है, एक वेजिटेबल वेंडर या फिर एक प्लम्बर उसकी ज़रूरत है क्योंकि वो इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहा है। एक्टिंग ऐसा कुछ नहीं है जो इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहा है। हाँ, अगर मैं स्टैंड अप कर रहा हूँ तो मैं 10, 50, 100 लोगों को उस मोमेंट पे इंडल्ज कर सकता हूँ, एंटरटेन कर सकता हूँ। उसके अलावा व्हेन यू वेट टू गेट हायर्ड, कोई प्लान बनाएंगे, कोई काम फिल्म बनाएगा, कोई काम देगा, आई थिंक ये पूरी अंडरस्टैंडिंग ही इसलिए मुझे लगता है कि तो सर्टन नहीं कि आपको काम मिलेगा ही मिलेगा, है ना। डेफिनेटली आई थिंक क्योंकि आप प्लम्बर है, आपको पता है कि मिलेगा, कहीं ना कहीं काम तो आ ही जाएगा। हाँ। तो इसमें जो स्ट्रेस होता है क्रिएट, है ना, तो मुझे तो लगता है कि आप खुद ही अपने लिए जॉब क्रिएट करो, है ना। किसी के भरोसे रह के फ़ायदा नहीं है, या तो आप एंगेज रखो अपने आप को। मुझे नहीं लगता है कि अभी लोगों को बॉम्बे आने की ज़रूरत भी है, अगर एक्टिंग करना है तो छोटे शहर में रहकर वहाँ से कर सकते हैं अपना कुछ भी, यूट्यूब हो गया। और वो लोग कर भी रहे हैं, लोग कर रहे हैं, लोग अपनी फिल्में बना रहे हैं, लोग अपनी टीम से इकट्ठा कर रहे हैं और वो हिंदुस्तान के हर हिस्से से कर रहे हैं। माइंडसेट को लेकर बहुत प्रॉब्लम होती है यार ये, तो इस माइंडसेट कैसे, उसको डिसिप्लिन में कैसे लाया जाए, है ना। तुमसे इसलिए पूछ रहा हूँ, तुमने इतने सालों से उसको डिसिप्लिन में रहा है ना, उसको मतलब मन तो करता होगा कि यार ऐसे कर लें वैसे कर लें, कैसे डिसिप्लिन कैसे रहे कि मतलब नहीं जाना है तो जाना। आई थिंक कीपिंग थिंग्स सिंपल। तुम कॉलेज से तुम्हारा फिटनेस वैसा ही है अभी तक। हाँ, थैंक यू सो मच भाई। नहीं ये है, थैंक यू सो मच। इसलिए बताओ कुछ चीज़ों को सिंपल रखना और बोरिंग चीज़ों को बार बार करते रहना, दैट द पॉइंट। यू नो, मन नहीं कर रहा लेकिन जाओ यार, है आप यू कांट अफोर्ड टू गेट बोर्ड। करेक्ट। मन नहीं कर रहा है, नहीं जाता। डेफिनेटली। AI आने से क्या होगा, अभी सब लोग घबराए हुए हैं कि AI एक्टर का जॉब खाएगा, सबका सिंगर का खा ही गया। बहुत लोग तो बोल रहे हैं कि सबका खा रहे हैं लोग। आई थिंक अभी भी हम बहुत नैरो माइंडसेट से देख रहे हैं और सिर्फ अपने जॉब पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि कंप्यूटर आया था तो लोग ऐसे ही डरे हुए थे कि जॉब खा जाएगा। लेकिन AI इज़ अ वाइडर थिंग। रिसेंटली मैं उनको सुन रहा था जिन्होंने OpenAI के फादर कहे जाते हैं, जिनको नोबेल प्राइज़ मिला। तो AI इज समहाउ गेटिंग वेरी क्लोज टू ह्यूमन ब्रेन, जो जिस तरह से हमारा स्मार्ट है हम लोगों से, वो तो जिस तरह हमारा न्यूरल नेटवर्क काम कर रहा है उस तरीके से उसका डेवलप हो रहा है। सो द वर्ल्ड इज गोइंग टू गेट द बेनिफिट एंड द बैड एस्पेक्ट ऑल्सो। छोटे बच्चे की तरह है, हम उसको जो सिखाएंगे वो उस तरह का सीख ले करके वैसे ही वेट करते हैं, देखते हैं। मतलब पॉजिटिव ही रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। जैसे दुनिया इज मिक्स ऑफ एवरीथिंग राइट नाउ, ऑल्सो पॉजिटिव और नॉट सो पॉजिटिव, गुड और नॉट सो गुड, दोनों चीज़ें मिलके बनी हुई हैं। तो इट्स गोइंग टू बी ए पावरफुल थिंग। किसी ने सोचा नहीं था 20 साल पहले कि इंटरनेट आने के बाद क्या होगा, लेकिन आज इंटरनेट का पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि बिहार के छोटे गांव में बैठा हुआ प्राइमरी स्कूल का कोई बच्चा वर्ल्ड एजुकेशन की कोई भी वीडियो देख सकता है, कहीं से भी। अमेजिंग ग्रेट बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट। हम जैसे लोग, मुझे याद है कि हम पटना में थे और हिंदुस्तान के साथ एक उसका सप्लीमेंट पेपर आता था, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर के साथ उसका सप्लीमेंट न्यूज़पेपर आता था सोपान। एंड सोपान वाज हमारा आज का इंटरनेट वही था, जिससे हमको पता चलता था कि इंडिया के टॉप मोस्ट आर्ट स्कूल कौन से हैं, इंडिया के टॉप मोस्ट फिल्म स्कूल कौन से हैं। तो मुझे ये लगा कि भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी तो आना ज़रूरी है, नहीं तो
नहीं वो तो फिर अच्छा ही रहा। लर्निंग हो ही नहीं पाएगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद मेरे दिमाग में आया कि FTI जाना है, IMC जाना है, जामिया जाना है। मतलब MC में हो गया था। हाँ, जो मैंने जो एग्ज़ाम दिए हैं सारे मैंने क्लियर किए। IMC, जामिया, FTI का कोर्स एक्टिंग कोर्स। हाँ, एक्टिंग कोर्स 2 साल का। तो मेरा क्लियर हो गया था। गए नहीं? नहीं, वो एक तो उस समय ये था कि फीस उसकी बड़ी ज़्यादा थी, मतलब उस 2 टाइम लाख के के लिए। आसपास, हाँ। हाँ, तो मुझे ये लगा कि यार पापा पैसा देंगे ही नहीं यार, तो बड़ा मुश्किल होगा। तो सबसे कम फीस थी IMC की। और IMC में जाने के बाद मुझे याद है मेरे पिताजी आए थे साथ में, तो उन्होंने पूछा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में कि बेटा यहाँ से पढ़ेगा तो इसको नौकरी लग जाएगी कि नहीं। प्लेसमेंट तो अच्छा है उसका। हाँ तो कंसर्न्स ये होते थे, बड़े बेसिक होते थे माँ बाप के कंसर्न की बच्चे को नौकरी लग जाए, ज़िंदगी सेफ रहे, खाता पीता रहे। ये बताओ कि डायलॉग्स कैसे याद करते हो यार? फिर जो फिल्म का हीरो को बहुत सारे डायलॉग्स तो याद करने ही होते हैं, है ना? मुझे ऐसा लगता है कि पहले मुझे मज़ा आना चाहिए उसको पढ़ के। इंटरेस्ट होना चाहिए उसमें। हाँ, मतलब उसके शब्दों से वो चीज़ें धीरे-धीरे अपने फीलिंग आप मेरे अंदर अंदर आएगी। इम्बाइब हो। एंड वंस जब वो चीज़ इम्बाइब होने लगती है, जब अंदर मुझे फील होने लगता है, तो शब्द हमेशा फॉलो करते हैं इमोशंस को। अगर शब्द पहले आ जाते हैं, इसका मतलब मैंने पहले से ही डिसाइड किया है कि मैं क्या बोलूँगा। तो कमाल कहानी अंदर आ जाना चाहिए, है ना? फिर उसके बाद डायलॉग अपने आप समझ में आने लगता है। उस तरह से लेते हो कि मतलब स्टोरी समझ में आ गई, फिर अभी क्या कैरेक्टर बोलेगा आसान हो जाता है उसके लिए, है ना? रटने का नहीं है हिसाब कि रट रहे हैं ऐसा कुछ। हाँ, रटने का मतलब होना भी नहीं चाहिए। आई डोंट बिलीव इन दैट काइंड ऑफ परफॉर्मेंसेस जहाँ पे आपने रट लिया। लाइंस याद कर ली, आपने अपनी ब्लॉकिंग याद कर ली, तो उसमें से स्पार्क चला जाता है। हाँ, फिर मुझे पता ही नहीं कि मैं मतलब फिर तो मैं मशीन हो गया। और जब मैं मशीन हो गया तो मेरा काम कोई दूसरा मशीन कर लेगा। तो कई दफ़ा मुझे खुद भी नहीं पता होना चाहिए कि मैं किस क्या तरह करूँगा, से अपने आप कहाँ को तक सरप्राइज जाऊँगा। करोगे तो फिर ऑडियंस भी सरप्राइज होगी, ऐसा कहते हैं। हालांकि मुझे हमेशा, मैं कविताएं जब पढ़ता हूँ तो वो उसकी पंक्तियाँ मेरे पास रहती हैं। अच्छा। तो मुझे हमेशा लगता है कि अच्छा, जो आपको अच्छा लग रहा है वो आपके पास रुकता है। सिमिलर गोज विथ द डायलॉग्स इन द फिल्म। जैसे जब हम जैक्सन हॉल्ट कर रहे थे तो हमने पहला मैथिली में बंद किया। अब मेरी भाषा मैथिली, बज्जिका, ये सब मिलके है। तो हम बिहार में हाँ। कई भाषाएं बोलते हैं, मैथिली, फिल्म अच्छी बज्जिका, बनी है। अंगिका, लेकिन वो एवरीथिंग कम्स क्लोज टू मैथिली। ओके। And so there were many words which were very alien to me, very far from me. मैथिली में? मैथिली में जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि बज्जिका में आप बोलेंगे कि कहाँ जा रहे हैं आप, तो कत जा रहल छी यहाँ। अच्छा। मैथिली। बज्जिका में कहाँ जा रहल छा। एंड सिमिलरली भोजपुरी और में थोड़ा सा टोनैलिटी अंतर हो जाता है। सो लैंग्वेज, और मुझे ऐसा लगा जब मैं जैक्सन हॉल्ट कर रहा था, आई वाज सो मच क्यूरियस टू डू अ फिल्म कि अगर मुझे स्पेनिश फिल्म भी मिल जाती तो वो लैंग्वेज का भी डायलॉग मेरे अंदर इम्बाइब कर लेता इम्बाइब हो जाता है ना। एक्टर के लिए मुश्किल नहीं है, एक बार आप समझ लो चीज़ों को तो फिर। जैसे ईरानियन एक फिल्म मेकर है जाफ़र पनाही, है ना? तो वहाँ के लोग क्या है, गरीबी जैसा भी ये सिचुएशन, इसको शायद 20 साल की, जहाँ तक याद है 20 साल का जेल हो गया था कुछ, तो उसमें इसने फिल्म बनाई थी। उसका नाम रखा था दिस इज़ नॉट अ फिल्म। वो काफ़ी बाहर जाके धमाल मचाई थी। मेरा ये है सवाल कि इतने क्राइसिस में, मतलब कि आपको बैन कर दिया गया है कि आप फिल्म नहीं बना सकते, है ना? फिर घर में रह के आप ऐसी फिल्म बनाते हो जो कि पूरे वर्ल्ड में लोग उसकी सराहना करते हैं। और हमारे इंडिया में तो फ्रीडम है, कुछ भी आप कर सकते हो, लेकिन वैसी फिल्में मतलब आती नहीं है यार। हमारा तो फ्रीडम है, कुछ भी करो, फिर वैसी फिल्म क्यों? क्या है क्राइसिस में? क्या आर्ट ज़्यादा निखरता है, ऐसा कहते हैं, हाँ, है ना? व्हाट्स योर ओपिनियन? दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। पॉइंट फोर्स काम करता है ना? जब हम ईरानियन फिल्म देखो, इतना प्रेशर में ये लोग सारे फिल्में, इसका तो इस जाफर पनाही की तो अभी भी कोई फिल्म आई है, मतलब आप पे पुलिस लगे हुए हैं, पहरे लगे हुए हैं, छुपा के पेन ड्राइव में भेज रहे हो सिनेमा बाहर। आई थिंक आपको हमारे करेजियस यहाँ होने तो- का मौका भी तभी मिलता है जब आप यू आर पुश्ड अगेंस्ट द वॉल, एंड व्हेन यू आर पुश्ड अगेंस्ट द वॉल
then you have two options. Either you turn, look into the eye and fight back, or you just surrender. तो ईरान या दुनिया के किसी भी हिस्से में ऑपरेशन जहाँ कहीं भी जिस तरह का भी हो रहा है, ऑपरेशन के खिलाफ, ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशन के खिलाफ जो जहाँ आवाज़ उठा रहे हैं और बुलंदी से उठा रहे हैं, उसमें खूबसूरती तो है, खूबसूरती रहेगी। आप उसको डिनाई कर दें, क्योंकि वो आदमी जब आदमी खुद को ही रिस्क पे ले आता है, हम एक वैसी दुनिया में रह रहे हैं जो प्रॉफिट ओरिएंटेड दुनिया है, ट्रांजैक्शनल है। हाँ, जो इसमें हम बेसिकली प्रॉफिटेबिलिटी हम चाहते हैं, हम अपने लिए प्रॉफिटेबिलिटी चाहते हैं। वैसी दुनिया में अगर कोई ये डिसाइड करता है कि नहीं, हम आवाज़ बनेंगे और उसके लिए आवाज़ बनेंगे जिससे मेरा डायरेक्टली कोई फ़ायदा नहीं है, करेक्ट। तो उस आवाज़ में एक बुलंदी आ जाती है। तो ईरान के मेकर हुए या दुनिया के किसी भी हिस्से में आज भी जो आपको कविताएं बोलना लिख चाहिए, रहे अगर हैं, आपके पास आवाज़ है आपको बोलना चाहिए, जो हमारे यहाँ नहीं करते हैं लोग। हाँ बिल्कुल। क्राइसिस और क्राइसिस के टाइम पे इन दांते फिलोसफर रहे हैं, और मुझे याद है इनका एक कोट हमारे हिस्ट्री डिपार्टमेंट के उसमें लिखा रहता था कि द हॉटेस्ट प्लेस इन द हेल आर रिजर्व फॉर दोज हु इन द टाइम्स ऑफ क्राइसिस मेंटेन न्यूट्रलिटी। तो क्राइसिस के समय जो लोग न्यूट्रल रहते हैं या कोई भी निर्णय नहीं लेते हैं, ये कई दफ़ा अपने घर के बीच में भी होता है, हमारे दोस्तों के बीच में भी होता है कि हम देख रहे होते हैं कि कोई क्राइसिस से जा रहा है, तो हम या तो उसको बिल्कुल ओवरलुक कर दें, या हम क्या निर्णय लेते हैं उस समय, डिसीजन क्या और किस तरह से हम इंटरवेन करते हैं, क्या हमारा एप्टीट्यूड प्रॉब्लम सॉल्विंग है कि नहीं है। एंड दैट्स हाउ वो पूरे कल्चर को ऊपर लेके आता है। तो जो आप कह रहे थे कि अभी तक मैथिली में ऐसी कोई फिल्म बनी नहीं थी जो नेशनल लेवल पे हम रिप्रेजेंट कर पाए, तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने मेहनत करके बहुत अच्छा बनाया और इकट्ठा होकर के हम अपनी वॉइस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लास्ट ईयर हम इफ़ी में थे, कल्चर को आगे बढ़ा रहे हैं। लास्ट ईयर हम इफ़ी में थे और बिहार की इकलौती फिल्म थी। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे ये अच्छा लगा कि हम हिंदी फिल्में हम सब करना चाहते हैं, ग्लैमर हम सबको पसंद है, बट स्टिल डीप डाउन जब मैं शूट कर रहा था, तो जब आसपास ग्रामीण लोग जब बात कर रहे थे और बूढ़ी महिलाएं, तो उनको सुन के मुझे लगता था कि यार मैं अपनी दादी की गोद में हूँ, क्योंकि आपका लैंग्वेज, आपका अपना लैंग्वेज, बचपन से सुन रहे हो। मेरी दादी, मेरी माँ, मेरी वो है भाषा जिस भाषा में मैं गोद में जिसके खेला है। और अभी फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर प्लान है कि फिल्में बनानी है और अपने यहाँ अपने लोगों के साथ अपने लोगों की कहानियाँ को रिप्रेजेंट करते हुए और पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए, और उस तरह की फिल्में बनानी है जो आप देख सकें। रीजन होना चाहिए कि क्यों कर रहे हो आप। अब कहानी, जब आपको वही कहानी कहनी चाहिए जहाँ आपका मन कर रहा है कि मतलब आप कहना चाह रहे हो। एंड ऑफ द डे इट्स अ बिजनेस ऑल्सो। तो ये भी कमाल की चीज़ है कि अगर हम किसी को एंटरटेन कर रहे हैं, बिजनेस तो है, बिना पैसे अगर हम आपसे 2 घंटे आपका समय ले रहे हैं, देन आई नीड टू गिव समथिंग वेरी वैल्यूएबल बैक टू यू। ये पॉइंट बहुत आपने अगर मुझे 200 या 400 या 500 की टिकट ली है, आप थिएटर में आए हैं, तो मैं सिर्फ आपको एक इंटेलेक्चुअलिटी का या मैं आपसे मम्बो जम्बो नहीं कर सकता हूँ। ये आर्ट और कॉमर्स के बीच का कैसे बैलेंस करें। कुछ लोग आर्ट में चले जाते हैं तो कॉमर्स भूल जाते हैं, है ना, तो उनको बहुत दिक्कत होती है। और कुछ लोग कॉमर्स होता है बिल्कुल पैसे पे ही जाते हैं, फिर आर्ट भूल जाते हैं, है ना। तो बैलेंस कैसे रखें? देखिए, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं है। इस तरह से मतलब अगर एक दूसरे के अगेंस्ट पिच नहीं किया जा सकता है। बहुत सारी दुनिया में फिल्में बनी हैं जो कमर्शियली भी बहुत अच्छी रही हैं, और फिल्मों ने दिया भी कहानियाँ बहुत भी, अच्छा। हाँ, लोगों ने कनेक्ट भी किया उन फिल्मों से। हार्ट वार्मिंग फिल्में रही हैं। अब राजकुमार हिरानी की जो फिल्में शुरुआत की रही हैं, उस फिल्मों ने बहुत इंटरटेन भी किया है, और वो इनरिचिंग फिल्में भी रही हैं, और पैसे भी कमाए हैं। तो दोनों चीज़ें एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं हैं। तो मुद्दा यह है कि अगर हम किसी से पैसे ले रहे हैं, तो हमको उसके बराबर का वैल्यू उनको देना हमारी जिम्मेदारी है। हम उससे चीटिंग नहीं कर सकते। जैसे कि एक वो हैंस जैमन, क्या नाम है उसका, पता नहीं, वो
म्यूजिशियन है हाँ हैंस ज़िमर, हाँ हैंस ज़िमर। तो उसका कहना था कि Inception और तमाम फिल्मों का मैं नाम उन्होंने शायद करेक्टली नहीं रहा हूँ। उनका कहना था कि मैं फिल्म बनाता हूँ, मेरे में एक काल्पनिक औरत होती है जो बहुत गरीब है और उसके बच्चे हैं और अकेली सिंगल मदर है और कैसे कैसे हफ्ता भर काम करती है बहुत गरीबी से, और उसमें से वो पैसे निकाल के आती है सिनेमा देखने जहाँ मेरा संगीत सुनती है वो। तो मैं वो सोचता हूँ कि उसके लिए बनाना है, जिसके पास बिल्कुल पैसे नहीं है उसमें से वो निकाल के आ रही है, बिल्कुल, है ना। तो अगर हम अपनी नज़र को लेके ईमानदार रहेंगे तो हमारे दर्शकों के लिए वो एक ईमानदारी विल बी समथिंग विच विल बी वैल्यूड फॉर। तो क्योंकि हर कोई, आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ माइकल जैक्सन, और माइकल जैक्सन अपने तमाम जगहों पे कहते थे कि आई वांट टू टेक माय ऑडियंसेस टू अ प्लेस वेयर दे हैव नेवर बीन टू। मैं अपने ऑडियंस को एक वैसी जगह लेके जाना चाहता हूँ जहाँ वो पहले कभी नहीं गए। हाँ नहीं चलो, वो तुम्हारी वो जो फेवरेट पोएम है इब्ने निशा की, वो सुनाओ यार। ये कॉलेज के दिनों में मैंने पढ़ा था, बड़ा खूबसूरत लगा मुझे। हम घूम चुके बस्ती बन में, एक आस की फास लिए मन में, कोई साजन हो कोई प्यारा हो, कोई दीपक हो कोई तारा हो, जब जीवन रात अंधेरी हो एक बार कहो तुम मेरी हो, जब सावन बादल छाए हो, जब फागुन फूल खिलाए हो, जब चंदा रूप लुटाता हो या सूरज धूप नहाता हो या शाम ने बस्ती घेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो। शानदार। क्या गोरी का दिल मैला है, हम कब तक पीत के धोखे में, तुम कब तक दूर झरोखे में, कब दीद से दिल की सेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो। सब सोना रूपा ले जाए, सब सोना रूपा ले जाए, सब दुनिया दुनिया ले जाए, तुम एक मुझे बहुतेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो। क्या बात है यार निश्चल, थैंक यू सो मच। हाँ, इस पोएम के लिए भी। भाई बड़ा खूबसूरत मुझे लगा, ये हल्की फुल्की सी, लेकिन ये कितना, आई मीन द काइंड ऑफ कमिटमेंट एंड लव। इब्ने ईशा की तमाम लाइनें बड़ी खूबसूरत हैं। इब्ने निशा का ना, जगजीत सिंह भी गाते थे उसके हाँ, गाना, है ना। कल 14वीं की चांद थी, सब्बर रहा सब्बर रहा चर्चा तेरा। क्या खूबसूरत। थैंक यू निश्चल, है ना, थैंक यू सो आने मच। के लिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगली बार भी, है ना। बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू बिल्कुल। सो मच। प्लेजर टू बी हियर।